सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी क्या है? भारत में गुड्स और सर्विस टैक्स लॉ मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड है, जिसे हर मूल्य के एडिशन पर लगाया जाएगा। तो जीएसटी गुड्स और सर्विसेज की खपत पर लागू किया गया डेस्टिनेशन बेस्ड पर आधारित टैक्स है। यह मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से शुरू होकर कंजम्पशन की स्टेज तक की सभी स्टेज में लगाया जाता है, जो कि पिछली स्टेज से भुगतान किए गए टैक्स के क्रेडिट के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा किसी भी वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाया जाएगा और टैक्स की बोझ का वहन अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। जीएसटी कब लगाया जाएगा? जीएसटी टैक्सिंग अथॉरिटी के लिए लेवियर होगा, जिसमें कंजम्पशन की जगह पर अधिकार क्षेत्र है, यानी सप्लाई की जगह है। इस प्रकार जीएसटी गुड्स या सर्विसेज या दोनों की आपूर्ति में लागू होगा और कंजम्पशन की जगह कलेक्टिंग अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र या सरकार होगी। जीएसटी क्यों महत्वपूर्ण है? जीएसटी का परिचय भारत में इनडायरेक्ट टैक्स के सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य करों को एकत्रित करके और पूर्व राज्य करों के सेट को अनुमति देकर ये कैस्केडिंग के दुष्प्रभावों को कम करेगा या उन्हें घटाएगा और एक आम राष्ट्रीय मार्केट के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। अब कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ा फायदा समग्र करों के बोझ की कटौती के रूप में होगा, जो वर्तमान में अनुमानित 25 से 30% है। अब जीएसटी के आगमन के साथ ये भारतीय उत्पादों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रतियोगी बनाने में भी मदद करेगा। टैक्स के आधार को बढ़ाने, ट्रेड वॉल्यूम में वृद्धि और बेहतर टैक्स कंप्लायंस के कारण केंद्र और राज्य के लिए राजस्व लाभ भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी पारदर्शी है और लागू करने के लिए आसान है। जीएसटी कहां देय होगा? जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इंट्रास्टेट सप्लाई के मामले में, यानी राज्य के भीतर, 2 टैक्स लिए जाएंगे। एक है सीजीएसटी और अन्य है एसजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है, यानी एक राज्य से अन्य राज्य में, तो फिर आईजीएसटी लागू होगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स को कौन रेगुलेट करेगा? एक्ट को नियंत्रित करने के लिए जीएसटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत कई सारे विभिन्न एक्ट्स हैं, जो इस प्रकार है। पहला एक्ट 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 है। दूसरा एक्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 है। तीसरा एक्ट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 है। चौथा एक्ट यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 है। पांचवा एक्ट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 है। छठा एक्ट जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 है। सातवें नियम को डेली बेसिस पर विभिन्न एक्ट्स को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। अंत में जीएसटी काउंसिल है, जिसका नेतृत्व केंद्र सरकार के वित्तीय मंत्री द्वारा किया जाता है और इस राज्य के सदस्यों के रूप में विभिन्न राज्यों के रेवेन्यू एवं वित्तीय मंत्रियों का होता है।
जीएसटी से पहले अप्रत्यक्ष टैक्सेशन में कर योग्य घटना। जीएसटी से पहले भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेशन से संबंधित कई सारे अलग अलग एक्ट्स थे। हम एक के बाद एक करके इनमें से हर एक टैक्स को देखेंगे। पहला इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी था, जिसे सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के सेक्शन 3 के अनुसार मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए अप्लाई किया जाता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल टैक्स था। ये उस माल के इंटरस्टेट सेल पर लागू होता है जब माल एक राज्य से अन्य राज्य में जाता है। ये टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के अनुसार लागू किया गया था। तीसरा इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम्स ड्यूटी था। ये गुड्स के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर लागू किया जाता है। तो जब गुड्स को भारत में इंपोर्ट किया जाता था या गुड्स को भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था, तब कस्टम एक्ट लागू किया जाता था। इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 12 के अनुसार कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता था। चौथा इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस टैक्स था, जो सर्विस यानी सेवाओं के मामले में लागू था। जब कोई सर्विस प्रदान यानी प्रोवाइड की जाती थी या प्रोवाइड करने के लिए सहमति दी जाती थी, तब फाइनेंस एक्ट 1994 के सेक्शन 66B के अनुसार सर्विस टैक्स लागू किया जाता था। पांचवा इनडायरेक्ट टैक्स वैट था। ये उसी राज्य के भीतर होने वाले सेल्स अर्थात गुड्स की इंट्रास्टेट सेल पर लागू होता है। जैसे कि अगर मुंबई में स्थित कंपनी द्वारा नागपुर में स्थित कंपनी को अर्थात महाराष्ट्र में ही माल बेचा गया हो, तो उसे गुड्स का इंट्रास्टेट सेल कहा जाता है और वैट लागू किया जाता है। चूंकि राज्य महाराष्ट्र था, इसलिए एम वैट अर्थात महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया जाता था। जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेबल इवेंट। संविधान के आर्टिकल 366 12A के अनुसार 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में संशोधित गुड्स और सर्विस टैक्स को माल, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लागू टैक्स के रूप में परिभाषित किया गया है। इस टैक्स के अंतर्गत अल्कोहल को छूट दी गई है। जीएसटी ये माल, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लागू किया गया टैक्स है। जीएसटी के बारे में इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जीएसटी में सप्लाई शब्द का उपयोग किया जाता है और सेल शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। सप्लाई में मटेरियल के स्टॉक के ब्रांच ट्रांसफर को शामिल किया जा सकता है। इस मामले में जीएसटी को लागू नहीं किया जाएगा। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स जैसे सभी प्रमुख टैक्सेस को समाप्त कर दिया जाएगा। केवल जीएसटी ही लागू होगा। गुड्स का अर्थ। चलिए गुड्स का अर्थ समझ लेते हैं। ये कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसमें पैसे और सिक्योरिटीज शामिल नहीं है। तो सिक्योरिटीज क्या है? इसका अर्थ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होता है, जिन्हें सिक्योरिटी रेगुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं गुड्स को जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत किस प्रकार परिभाषित किया गया है। इस एक्ट के अनुसार पैसे और सिक्योरिटीज को छोड़कर गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। हालांकि इसमें कार्यशील दावे, बढ़ती फसलें, घास और जमीन से जुड़ी वे चीजें शामिल होती हैं जिन्हें सप्लाई करने से पहले या सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्रदान करने के लिए सहमति दी जाती है। अब चलिए माल की परिभाषा में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों को समझ लेते हैं। पहला उपयोग किया गया शब्द है एक्शनेबल क्लेम। इस परिभाषा के इस शब्द को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 से लिया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज द्वारा
या हाइपोथिकेशन द्वारा या मूवेबल प्रॉपर्टी की प्लेज द्वारा सुरक्षित ऋण के अलावा अन्य किसी भी ऋण के दावे के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। परिभाषा में डेट का अर्थ उधार ली गई रकम है। इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उधार लिए गए धन के साथ साथ हाइपोथिकेशन यानी गिरवी, प्लेज यानी प्रतिज्ञा से सुरक्षित डेट यानी कर्ज भी शामिल नहीं है। सिक्योरिटीज शब्द का भी उपयोग जीएसटी के अंतर्गत माल की परिभाषा में किया गया है। इसका अर्थ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 2 से उत्पन्न हुआ है। इसमें कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। परिभाषा का अंतिम हिस्सा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है। इसका अर्थ है कि घास और चीजों को तब तक गुड्स के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जब तक वे जमीन से जुड़े हैं। यद्यपि जमीन से निकालने के बाद उन्हें गुड्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। माल की परिभाषा में ये शब्द महत्वपूर्ण है। सर्विसेज का अर्थ। चलिए जीएसटी एक्ट के अनुसार सर्विसेज के अर्थ को समझते हैं। तो सर्विसेज क्या है? इसमें गुड्स, पैसे और सिक्योरिटीज शामिल नहीं होते। यद्यपि इसमें धन के उपयोग से संबंधित किसी भी गतिविधि को या कैश द्वारा या किसी भी अन्य तरीके से उसके कन्वर्जन को एक रूप, करेंसी या अन्य फॉर्म में डिनोमिनेशन, करेंसी या डिनोमिनेशन से संबंधित किसी भी गतिविधि को शामिल किया जाता है, जिसके लिए अलग से विचार किया जाता है। सप्लाई का अर्थ और विस्तार। सप्लाई प्रोरेटेड होता है। हम सप्लाई के 4 बड़े केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। ये ए, बी, सी और डी इस प्रकार के 4 पॉइंट के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। चलिए सबसे पहले ए पॉइंट पर विचार करते हैं। सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 7(1) और इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 2(21) के अनुसार सप्लाई में सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और किया हुआ या निर्धारित डिस्पोजल किसी व्यक्ति द्वारा विचार करने हेतु बिजनेस करते समय तैयार किया जाता है। अब हम व्यवसाय और विचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पॉइंट बी में सर्विस को इंपोर्ट करने का विचार हो या न हो और व्यवसाय के दौरान व्यवसाय को बढ़ाना हो या न हो, हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर और वेदर और नॉट पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सर्विस का सप्लायर भारत के बाहर स्थित है, सर्विस का रिसिपिएंट भारत में स्थित है और सर्विस के सप्लाई का स्थान भारत है। पॉइंट सी शेड्यूल 1 निर्देशित गतिविधियों के बारे में है, जो बिना किसी विचार के किए गए हैं या किए जाने के लिए सहमत है। हम बाद के चरणों में कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे और अगर इन्हें बिना किसी विचार के किया जाता है तो फिर इन्हें सप्लाई के रूप में भी माना जाएगा। पॉइंट डी शेड्यूल 2 में चर्चा की गई गतिविधियों के बारे में है। अभी के लिए चलिए पॉइंट सी से शेड्यूल 1 गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें इस प्रकार गतिविधियां शामिल हैं। बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया जाता है, जहां ऐसे एसेट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है। संबंधित व्यक्तियों के बीच या सेक्शन 25 में उल्लेखित विशिष्ट व्यक्तियों के बीच वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का सप्लाई किया जाता है, जब व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाता है। रिलेटेड पर्सन्स शब्द का अर्थ 2 कंपनियों के बीच
ऐसा है, संबंधित व्यक्ति से या भारत के बाहर उसके किसी अन्य संस्थान से व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कर योग्य व्यक्ति द्वारा सेवाओं को आयात किया जाता है। रिलेटेड पर्सन्स इस शब्द का अर्थ दो सहायक कंपनी के बीच ऐसा है। अगर संस्थान भारत के बाहर है तो फिर यह शेड्यूल 1 के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी को वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक के मूल्य का उपहार देने को माल या सेवाओं के या दोनों के सप्लाई के रूप में माना जाएगा। चलिए पॉइंट डी से शेड्यूल 2 की गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी गतिविधियों को सप्लाई के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही ये कंसिडरेशन के बिना की गई हैं। ये गतिविधियां निम्नानुसार हैं। माल के किसी भी प्रकार के ट्रांसफर को सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। जमीन पर कब्जा करने के लिए किसी भी लीज, किराएदारी, ईजमेंट, लाइसेंस को सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पर देना। इस प्रकार हमने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 की गतिविधियों के बारे में चर्चा की है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। अब हम जीएसटी लागू करने के बारे में सीखते हैं। जीएसटी लॉ के अंतर्गत टैक्सेबल माल या सेवाओं या दोनों के सप्लाई पर भी लागू होता है। सप्लाई दो प्रकार के हो सकते हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई, ये राज्य के भीतर होता है, जैसे कि पुणे से मुंबई के लिए किया गया सप्लाई। जब सप्लाई राज्य के भीतर होता है तो हम उसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई, ये दो राज्यों के बीच होता है, जैसे कि जब माल महाराष्ट्र से कर्नाटक भेजा जाता है। इंट्रास्टेट सप्लाई के मामले में लागू होने वाले टैक्सेस में सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी शामिल होंगे। इंटरस्टेट सप्लाई के मामले में आईजीएसटी लागू होगा। सबसे पहले चलिए इंट्रास्टेट जीएसटी प्रयोज्यता एप्लीकेबिलिटी को समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि माल पुणे से नागपुर को भेजा जा रहा है, अर्थात महाराष्ट्र राज्य के भीतर ही भेजा जा रहा है। ये इंट्रास्टेट सप्लाई का केस है। इस केस में सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होगा। वहां एक और टैक्स है जिसे यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। नक्शे पर स्थित सभी डॉट्स भारत के विभिन्न यूनियन टेरिटरीज को दर्शाते हैं। ये निम्नानुसार है: अंडमान और निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। अगर ये उन दोनों राज्य के बीच होता है जो यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए जीएसटी एप्लीकेबल होगी। अब हम इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में लागू जीएसटी दरों को समझेंगे। पहला पॉइंट है कि जिस रेट पर टैक्स लगाया जाएगा उसे सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल के सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन होता है। चेयरमैन भारत के वित्तीय मंत्री हैं। काउंसिल के सदस्य राज्य के वित्तीय मंत्री हैं। काउंसिल जीएसटी के रेट को तय करता है। दूसरा पॉइंट है, जीएसटी का अधिकतम दर 40% से अधिक नहीं होगा। संकल्पना में बताया है कि इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में रेट को सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में विभाजित या द्विभाजित किया जाएगा। तो अगर जीएसटी 40% है तो फिर सीजीएसटी 20% होगा और अन्य 20% एसजीएसटी होगा। अगर सवाल में दिया हुआ राज्य यूनियन टेरिटरी है तो फिर एसजीएसटी के बजाय यूटीजीएसटी टैक्स लागू होगा। इस प्रकार सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी 20% से अधिक नहीं हो सकता और कुल जीएसटी
40% से अधिक नहीं हो सकता। अगर काउंसिल ने किसी विशिष्ट माल के लिए 12% के जीएसटी रेट को तय किया है, तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में से हर एक 6% होगा। चलिए इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए प्लास्टिकोज लिमिटेड और नेचुरल रबर लिमिटेड नामक दो कंपनीज हैं। प्लास्टिकोज लिमिटेड ने नेचुरल रबर लिमिटेड को 10,000 रुपए के मूल्य के माल का सप्लाई किया और ये दोनों कंपनियां और सप्लायर का स्थान महाराष्ट्र राज्य है। हम 12% के रूप में टैक्स रेट मानते हैं। तो इस केस में सेलर और बायर महाराष्ट्र में है। ट्रांजैक्शन राशि 10,000 रुपए है और जीएसटी रेट 12% है। इसलिए हम प्लास्टिकोज लिमिटेड सेलर और नेचुरल रबर लिमिटेड बायर की पुस्तकों में टैक्स पार्ट और अकाउंट ट्रीटमेंट की गणना देखेंगे। प्रॉब्लम का टैक्सेशन पार्ट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट निम्नानुसार है। सबसे पहले चलिए टैक्सेशन पार्ट को करते हैं। एक बात तो साफ है कि सप्लायर प्लास्टिकोज लिमिटेड और सप्लाई का स्थान अर्थात नेचुरल रबर लिमिटेड दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इसलिए यह इंट्रास्टेट सप्लाई है। चूंकि यह इंट्रास्टेट सप्लाई का केस है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लागू होंगे। तो 12% का टैक्स रेट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहले चलिए सीजीएसटी पार्ट को देखते हैं और ये 6% होगा, अर्थात 12% का आधा। अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 6% लागू करते हैं तो ये 600 रुपए होता है। उसी प्रकार से एसजीएसटी के लिए अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 6% कर लागू करते हैं तो फिर ये फिर से 600 रुपए होता है। इस प्रकार 12% को सीजीएसटी और एसजीएसटी हर एक के लिए 6% में विभाजित किया जाता है। अब हम प्लास्टिकोज लिमिटेड सप्लायर के लिए अकाउंटिंग की पुस्तकों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। हम जर्नल फॉर्मेट देखते हैं। चूंकि वहां केवल एक ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम एक रो को ऐड करेंगे। ये सेल्स ट्रांजैक्शन है और प्लास्टिकोज लिमिटेड डेटर है। इसलिए हम 11,200 रुपए की राशि डेबिट करेंगे, जो 10,000 रुपए प्लस सीजीएसटी के लिए 600 रुपए और फिर एसजीएसटी के लिए 600 रुपए है। इस प्रकार कुल डेबिट राशि 11,200 रुपए है। अब हम दो क्रेडिट एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री सेल्स अकाउंट के लिए है, जो 10,000 रुपए है। दूसरी एंट्री सीजीएसटी पेएबल अकाउंट के लिए है, जो 600 रुपए है। तीसरी एंट्री एसजीएसटी पेएबल अकाउंट के लिए है, जो 600 रुपए है। नरेशन में हम बीइंग सेल्स मेड ऐड कर सकते हैं। अब हम नेचुरल रबर लिमिटेड के लिए अकाउंटिंग की किताबों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। हम फिर से जर्नल फॉर्मेट देखते हैं। ये परचेज ट्रांजैक्शन है, यानी माल अंदर आया है। इसलिए हम 10,000 रुपए की राशि को डेबिट करेंगे। अब हम सीजीएसटी क्रेडिट अकाउंट के लिए एंट्री तैयार करेंगे, जो डेबिट राशि के रूप में 600 रुपए है। हम एसजीएसटी क्रेडिट अकाउंट के लिए एंट्री तैयार करेंगे, जो डेबिट राशि के रूप में 600 रुपए है। कुल डेबिट राशि 11,200 रुपए है। अंत में हम प्लास्टिकोज लिमिटेड सेलर या सप्लायर के लिए क्रेडिट एंट्री करेंगे। तो एंट्री बीइंग परचेज मेड नरेशन के साथ प्लास्टिकोज लिमिटेड को कैलकुलेट करने होगी। अब हम इंटरस्टेट सप्लाई के केस को समझ लेते हैं। तो इंटरस्टेट सप्लाई के लिए टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्या है? इसके लिए आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
ये टैक्स लागू है। यहां हम स्टेट 1 और 2 देखते हैं और ये मान लेते हैं कि ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए है। तो जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो ये इंटरस्टेट सप्लाई का केस होता है। उसी प्रकार से जब माल एक यूनियन टेरिटरी से अन्य यूनियन टेरिटरी में जाता है, चलिए मान लीजिए दीव और दमन से चंडीगढ़ में जाता है, तो फिर यह भी इंटरस्टेट सप्लाई का केस होता है। अगर माल एक राज्य से यूनियन टेरिटरी में भेजा जाता है तो फिर यह भी इंटरस्टेट सप्लाई का केस होता है। इस प्रकार वहां 3 संभाव्यताएं होती हैं और अगर इनमें से कुछ भी होता है तो फिर आईजीएसटी लागू होता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जीएसटी दर क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी टैक्स लागू होता है। चलिए इस टैक्स को समझते हैं। विचार करने योग्य पहली बात यह है कि आईजीएसटी का दर 40% से अधिक नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल के सिफारिशों पर आधारित रेट को तय करेगा। कानून के अनुसार टैक्स का रेट 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर यह इंपोर्ट का मामला है तो फिर इसे इंटरस्टेट सप्लाई के रूप में माना जाएगा और आईजीएसटी को लगाया जाएगा। अब उदाहरण का उपयोग करके आईजीएसटी को समझ लेते हैं। हम टैक्सेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्ट को समझेंगे। वहां 2 कंपनीज हैं, प्लास्टिकोज लिमिटेड सेलर या सप्लायर और पीवीसी लिमिटेड बायर या सप्लाई का स्थान। प्लास्टिकोज लिमिटेड ने पीवीसी लिमिटेड को 50,000 रुपए कीमत का माल सप्लाई किया है, इसलिए ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 रुपए है। प्लास्टिकोज लिमिटेड का स्थान महाराष्ट्र है और पीवीसी लिमिटेड का स्थान गुजरात है। यह इंटरस्टेट सप्लाई का मामला है। हम मानते हैं कि टैक्स रेट 28% है। चलिए सबसे पहले टैक्सेशन पार्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यह इंटरस्टेट सप्लाई का केस है क्योंकि इसमें 2 राज्य शामिल हैं। टैक्स रेट 20% है। यह इंटरस्टेट सप्लाई का केस है, इसलिए आईजीएसटी लागू होगा। अगर आप 50,000 रुपए पर 28% को लागू करते हैं तो टैक्स की राशि 14,000 रुपए होगी। चलिए जर्नल में अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। प्लास्टिकोज लिमिटेड की बुक्स ऑफ मेजर में पहली एंट्री डेबिट एंट्री होगी क्योंकि यह सेल ट्रांजैक्शन है और प्लास्टिकोज लिमिटेड डेटर है, तो हमें डेटर अकाउंट से डेबिट करना होगा। एंट्री मेसर्स प्लास्टिकोज लिमिटेड अकाउंट होगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 रुपए है, परंतु डेबिट राशि 64,000 रुपए है क्योंकि 14,000 रुपए आईजीएसटी राशि है। चूंकि ये सेल्स ट्रांजैक्शन है, ये कंपनी के लिए आउटफ्लो या इनकम है, तो वहां सेल्स अकाउंट के लिए क्रेडिट एंट्री 50,000 रुपए की होगी। अंत में वहां बीइंग सेल्स मेड नरेशन के साथ आईजीएसटी पेएबल अकाउंट के लिए 14,000 रुपए की अन्य क्रेडिट एंट्री होगी। ये 14,000 रुपए की पेएबल आउटस्टैंडिंग राशि है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हम पीवीसी लिमिटेड के बुक ऑफ मेजर में ट्रांजैक्शन एंट्री करेंगे। चूंकि ये परचेज यानी पीवीसी लिमिटेड के लिए माल का इनफ्लो है, वहां परचेज अकाउंट से 50,000 रुपए का डेबिट होगा। अब हमें आईजीएसटी क्रेडिट अकाउंट से 14,000 रुपए के आईजीएसटी पेएबल राशि क्रेडिट करनी होगी। अंत में हमें बीइंग सेल्स मेड नरेशन के साथ प्लास्टिको लिमिटेड अकाउंट को मेजर करने के लिए 64,000 रुपए के लिए एंट्री करनी होगी। इंडिया में जीएसटी स्ट्रक्चर। चलिए भारत में जीएसटी की संरचना को देखते हैं। भारत में जीएसटी की दोहरी संरचना है। इसका अर्थ है कि टैक्सेबिलिटी 2 भागों में विभाजित की जाती है, अर्थात
इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रास्टेट सप्लाई के मामले में सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्सेस लागू होते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई के मामले में आईजीएसटी टैक्स लागू है। भारत जीएसटी के दोहरी प्रणाली का अनुपालन करता है। राज्य सरकार स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी लेती है या यूनियन टेरिटरी के मामले में ये यूटीजीएसटी लेता है। यूनियन टेरिटरी के मामले में यूटीजीएसटी है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर यानी सीजीएसटी लगाता है। इंट्रास्टेट के मामले में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लागू है। इंटरस्टेट के मामले में केवल आईजीएसटी लागू है। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आईजीएसटी रेट पूरे भारत में समान होगा और वो एक राज्य से अन्य राज्य के लिए नहीं बदलेगा। ये टैक्स की संरचना और प्रशासन को आसान बनाएगा। इसलिए इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए फ्लैट रेट लागू होगा, जिसे केंद्र सरकार ने आईजीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार लगाया है। इस प्रकार पैन इंडिया में समान रेट लागू होगा। जीएसटी की स्ट्रक्चर में हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जीएसटी काउंसिल के सुझावों के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच आईजीएसटी से रेवेन्यू को विभाजित किया जाएगा। अंत में हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट टैक्सेस लागू किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और आईजीएसटी है। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लागू है तो फिर ये मामला इंट्रास्टेट सप्लाई का है। अगर आईजीएसटी लागू है तो फिर ये मामला इंटरस्टेट सप्लाई का है। जीएसटी काउंसिल द्वारा रेट्स को तय किया जाएगा, जिसके प्रमुख यूनियन वित्तीय मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल के सदस्य विभिन्न राज्यों से रेवेन्यू और वित्तीय मंत्री होते हैं। चलिए जल्दी से एक रिवीजन करते हैं। अगर किसी विदेश की कंपनी से भारत में स्थित किसी राज्य के लिए गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है तो फिर आईजीएसटी लागू होगा। अगर गुड्स का राज्य के भीतर ही सप्लाई किया जाता है तो फिर एसजीएसटी और सीजीएसटी लागू होगा। यूनियन टेरिटरी के मामले में यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लागू होगा। अगर गुड्स का सप्लाई राज्य 2 से राज्य 1 के लिए, यानी चलिए मान लेते हैं गुजरात से महाराष्ट्र के लिए किया जा रहा है, तो फिर आईजीएसटी लागू होगा। राज्य ट्रांजैक्शन के भीतर सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा। अगर गुड्स का सप्लाई राज्य 1 से यूनियन टेरिटरी, यानी चलिए मान लेते हैं महाराष्ट्र से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए होता है, तो फिर आईजीएसटी लागू होगा। अगर गुड्स का सप्लाई 2 यूनियन टेरिटरीज के बीच होता है तो फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लागू होगा। अगर गुड्स का सप्लाई यूनियन टेरिटरी और विदेशी देश के बीच होता है तो फिर आईजीएसटी लागू होगा। जीएसटी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। चलिए जीएसटी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समझ लेते हैं और दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे जीएसटी के विभिन्न मॉडल्स को समझते हैं। तो चलिए जीएसटी की अलग अलग मॉडल्स को देखते हैं जिन्हें विभिन्न देशों ने अपनाया है। भारत में जीएसटी की दोहरी संरचना है। अन्य देशों में जीएसटी को वैट, वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने वैट को लागू किया था। अन्य देश की राजनीतिक संरचना के आधार पर वैट को संशोधित या पुनर्गठित करते हैं। यूएस और नॉर्थ अमेरिका में राज्य स्तरीय जीएसटी का उपयोग किया जाता है। भारत में दोहरी संरचना है, जहां केंद्र सरकार इंटरस्टेट सप्लाई के मामले में आईजीएसटी कर भी लगाती है।
इंट्रास्टेट सप्लाई के मामले में CGST और SGST दोनों लगाए जाते हैं। चलिए विभिन्न देशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे GST के मॉडल्स को देखते हैं। पहला मॉडल नेशनल GST है। इस मॉडल में केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लिया जाता है और वे राज्यों के साथ रेवेन्यू को बांटते हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन इस GST मॉडल का अनुपालन करते हैं। केंद्र सरकार सिंगल टैक्स लगाता है और फिर उसे विभिन्न राज्यों के साथ बांटता है। दूसरा मॉडल स्टेट GST मॉडल है। इस मॉडल में राज्य टैक्स लेता है और उसे बरकरार रखता है। USA इस मॉडल का अनुपालन करता है। US में विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के साथ 50 राज्य हैं। ये राज्य टैक्सेस लेते हैं और अन्य राज्य के साथ उसे नहीं बांटते। तीसरा मॉडल कॉन्करेंट ड्यूल मॉडल है। भारत इस मॉडल का अनुपालन करता है और इसे ड्यूल GST मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों गुड्स या सर्विसेज या दोनों पर टैक्स लगाते हैं। अगर सप्लाई राज्य के भीतर अर्थात इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कर लगाया जाता है। अगर सप्लाई एक ही राज्य के भीतर है तो फिर केवल केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लागू किया जाएगा। ब्राजील, कनाडा और भारत इस मॉडल का अनुपालन करते हैं। चौथा और सबसे अंतिम मॉडल नॉन कॉन्करेंट ड्यूल GST मॉडल है। इस मॉडल में केंद्र सरकार द्वारा सर्विसेज पर टैक्स लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा गुड्स पर टैक्स लगाया जाता है। इस मॉडल का किसी भी देश द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता। कॉन्करेंट ड्यूल GST फीचर्स मेरिट्स। चलिए भारत द्वारा स्वीकृत किए गए GST के कॉन्करेंट ड्यूल मॉडल के विभिन्न फीचर्स और फायदों को समझते हैं। इस मॉडल के प्रमुख फीचर्स कुछ इस प्रकार है। ये मॉडल केंद्र और राज्य सरकार को फिस्कल ऑटोनॉमी यानी राजकोष संबंधी स्वायत्तता प्रदान करता है। भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ड्यूल GST को लागू करने के साथ साथ वह राज्य और केंद्र सरकार के लिए वित्तीय ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता है। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों भी GST को लागू करेंगे। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए केवल IGST लागू किया जाएगा और रेवेन्यू को 2 राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बांटा जाएगा। रेवेन्यू के एलोकेशन और सहभाजन को GST काउंसिल द्वारा तय किया जाएगा। इस काउंसिल में केंद्र और राज्य सरकारों के सदस्य होते हैं जो राज्य के रेवेन्यू या वित्तीय मंत्री होते हैं। ड्यूल GST की पहली योग्यता राज्य और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय स्वायत्तता और संतुलन है। दूसरी योग्यता है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों भी टैक्स लगाते हैं। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को SGST कहा जाता है और केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को CGST कहा जाता है। तीसरी योग्यता गुड्स और सर्विसेज के सेट पर व्यापक टैक्स की होती है। इसका अर्थ यह है कि माल और सेवाओं के विभिन्न सेट पर टैक्स लागू होते हैं, जैसे कि पहली बास्केट या माल और सेवाओं के सेट में अत्यावश्यक आइटम्स जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स और खाद्य वस्तुएं शामिल होती हैं। दूसरे सेट में लग्जरी माल जैसे कि वाहन, एयर कंडीशनर्स या व्हाइट गुड्स शामिल है। इस प्रकार टैक्स माल और सेवाओं के विभिन्न सेट पर होता है। इन्हें अत्यावश्यक आइटम्स, लग्जरी आइटम्स, स्टैंडर्ड, इसेंशियल आइटम्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और GST रेट उसके अनुसार लागू किया जाता है। चौथा और अंतिम फीचर और लाभ ये है
कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्रॉस सेट ऑफ की अनुमति नहीं है। जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट्स को खत्म करना और दोहरे टैक्सेशन को टालना। क्रॉस सेट ऑफ का अर्थ एसजीएसटी है और सीजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो सकता। हम आने वाली स्लाइड्स में क्रॉस सेट ऑफ और इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझेंगे। जीएसटी के तहत सम्मिलित कराए गए टैक्स। चलिए उन टैक्सेस को देखते हैं जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसका मतलब है कि जीएसटी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करेगा। 1. कस्टम एक्साइज ड्यूटी। 2. ड्यूटीज ऑफ एक्साइज फॉर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। 3. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज फॉर गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। 4. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज फॉर टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। 5. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सामान्य रूप से सीवीडी के रूप में जाना जाता है। 6. स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स को एसएडी के रूप में जाना जाता है। 7. सर्विस टैक्स। 8. सेस और सरचार्जेस, जहां तक वे गुड्स एंड सर्विसेज की आपूर्ति से संबंधित है। ये सभी 8 स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के अंतर्गत विलीन या सम्मिलित होंगे, जो इस प्रकार है। 1. स्टेट वैट वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे कि एमवैट महाराष्ट्र राज्य में लागू किया गया था, वो जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित होगा। 2. सीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा इन्हें लिया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाता है। 3. परचेज टैक्स। 4. लग्जरी टैक्स। 5. एंट्री टैक्स। इस टैक्स के लिए विभिन्न राज्य विभिन्न नामों का उपयोग करते हैं, जैसे कि व्हीकल टैक्स को ऑक्ट्रॉय या लोकल बॉडी टैक्स कहा जाता है। 6. एंटरटेनमेंट टैक्स। इसमें लोकल बॉडी द्वारा लगाया गया टैक्स शामिल नहीं होता, जैसे कि पुणे शहर के लिए पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 7. एडवर्टाइजमेंट टैक्स। 8. लॉटरी, बेटिंग और जुआ, सट्टेबाजी पर आधारित कोई भी टैक्स जीएसटी के अंतर्गत माना जाएगा। 9. राज्य सेस और सरचार्ज, जहां तक वे गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई से संबंधित है।